नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की एक जो पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उसका एक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। और आज का अध्याय है रीढ़ की हड्डी। ये एक एकांकी है। इस एकांकी को दो भागों में हम पढ़ेंगे और इस भाग में हम समझेंगे इस अध्याय से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। तो इसके जो लेखक हैं वो जगदीश चंद्र माथुर हैं, जिन्होंने लिखी है ये एकांकी। एकांकी मतलब एक अंक वाली। एकांकी मतलब होता है एक अंक वाली। ठीक है, ये नाटक के समान है। नाटक थोड़ा बड़ा होता है, एकांकी छोटी होती है। ठीक है, यही डिफरेंस है नाटक और एकांकी में। ठीक है, तो ये एकांकी मतलब एक अंक वाली, सीमित, जिसमें कंटेंट होगा। ठीक है, किसी एक पक्ष के बारे में बताया जाएगा तो वो एकांकी कहलाएगी। तो बात करते हैं एकांकी के प्रमुख पात्र। कैरेक्टर कौन है? उमा है। उमा इस एकांकी की मुख्य पात्र है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द ये पूरी जो एकांकी वो घूमती है। फिर रामस्वरूप जी हैं, वो इस उमा के पिताजी हैं। प्रेमा है, वो उमा की माताजी हैं। ठीक है, ये पिताजी और ये माताजी। ठीक है, और इसके बाद में शंकर एक लड़का है और उस गोपाल प्रसाद ये उनके पिताजी हैं। ठीक है, और ये जो रतन है वो नौकर है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो पुरानी जो विचारधारा है उस पर व्यंग किया गया है। रूढ़िवादी जो मानसिकता है उन लोगों पर यहाँ व्यंग किया गया है कि समाज जिस गति से बदल रहा है, पहले जिस प्रकार पुरुष प्रधान समाज था, ठीक है, पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता था, उनके अधिक अधिकार थे। लेकिन अब जो जिस गति से समय बदल रहा है, ठीक है, स्त्रियां भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, हर क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दे रही है। तो महिलाओं को हमें किसी क्षेत्र में कम नहीं समझना चाहिए। महिलाओं को केवल एक वस्तु नहीं समझना चाहिए, जो कि कुछ लोग समझते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि जब एक लड़की है, उसका जब विवाह जब होता है तो उससे उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती है, केवल लड़के से पूछा जाता है कि लड़के को किस प्रकार की लड़की चाहिए, उसमें कैसी विशेषताएं होनी चाहिए। लेकिन लड़की से उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती है। ठीक है, उससे तो केवल ये पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े हुए हो, क्या तुमको आता है। ठीक है ना, इस प्रकार से बताया जाता है। तो यहाँ पर उमा एक लड़की है जिसके विवाह की बातचीत हो रही है शंकर से। ठीक है, तो इस उमा की विवाह के लिए, उसको देखने के लिए गोपाल प्रसाद जी और शंकर, लड़का और लड़के के पिता, लड़की के घर पे जाते हैं। ठीक है, किसके घर पे? रामस्वरूप और प्रेमा के घर पे। इन रामस्वरूप उमा के पिता हैं और प्रेमा इनकी माता है। तो वो किस प्रकार से क्या दृश्य बनता है इसमें बताया गया है। ठीक है, तो और बात करते हैं इस एकांकी के उद्देश्य की। एकांकी का उद्देश्य क्या है? क्यों लिखी गई है? यहाँ पर सामाजिक खोखलेपन पर व्यंग किया गया है। खोखलापन मतलब दिखावा है। जिस प्रकार से राजनेता होते हैं, और राजनेता क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हम जनता के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, इस प्रकार के वो दावे करते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। जब जनता को उन जनप्रतिनिधियों की, नेताओं की आवश्यकता होती है, तब वो जनता की मदद के लिए उपस्थित नहीं होते हैं। केवल चुनाव जीतने तक वो सीमित रहते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो जनता से, आम लोगों से वो दूरी बना लेते हैं। ठीक है ना, तो कहते कुछ है और करते कुछ है। तो ये खोखलापन हो गया, दिखावा हो गया। उसी प्रकार समाज में क्या होता है, समाज में सब लोग दावा करते हैं कि हम महिलाओं की मदद करेंगे,
महिलाओं का जो स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे, लेकिन वास्तव में उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है कि सभी लोग क्या करते हैं कि वो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है, लेकिन जब वो खुद की बारी आएगी, ठीक है, खुद की बारी जब आती है तो वो क्या करते हैं कि वही पुरानी विचारधारा को वो लेकर चलते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि लड़की और लड़का समान है, लड़की भी होनी चाहिए, लेकिन खुद के घर में जब लड़की हो जाएगी तो वो क्या करते हैं, उस लड़की को हो सकता है कि वो मार दें, ठीक है ना, उसका जन्म ही ना होने दें। तो इस प्रकार से ये अलग प्रकार की मानसिकता होती है। तो ये सामाजिक खोखलेपन पर व्यंग किया गया है, दिखावे पर व्यंग किया गया है कि महिलाओं को, लड़कियों को केवल एक वस्तु समझा जाएगा, ठीक है, उनकी राय नहीं ली जाएगी, ठीक है, उनको एक बोझ समझा जाएगा समाज के ऊपर। तो सामाजिक खोखलेपन पर व्यंग है और लड़के की उपेक्षा करने वालों पर व्यंग है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से लड़के का पिता गोपाल प्रसाद जी जब लड़की के घर पर जाते हैं और उससे उसकी कमियां निकालते हैं, उससे हर एक बारीक चीज़ों के बारे में उससे पूछते हैं, ठीक है, आपको कौन खाना बनाना आता है, गीत संगीत आता है, कौन कौन सी कलाएं आप जानते हो, ठीक है ना, ये सब उनको आना चाहिए, खाना बनाना, ये सब लड़की से पूछा जाता है, ठीक है, हर क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। उसको बोलने की इजाज़त नहीं होती है, लड़की को बोलने की इजाज़त नहीं होती है, ठीक है। तो लड़की की जो उपेक्षा करता है, उसका निरादर करता है, उनकी इच्छाओं की अवहेलना जो करता है, उन लोगों पर यहाँ व्यंग किया है। इस प्रकार से किया है कि यहाँ की जो नायिका है, इस एकांकी की जो मुख्य पात्र उमा है, वो लड़के के पिता को खरी खोटी सुनाती है और स्वयं को एक मजबूत महिला, मजबूत लड़की के रूप में प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, सामाजिक खोखलेपन पर व्यंग करना और लड़की की उपेक्षा करने वालों पर भी व्यंग करना। यानी समाज में वो कहते हैं कि हम लड़की को बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, लड़की को सब प्रकार की मदद दी जाएगी, लेकिन जो लड़के का जो पिता है वो क्या कहता है कि हमको पढ़ी हुई लड़की नहीं चाहिए, ठीक है, पढ़ी हुई लड़की, ज़्यादा पढ़ी हुई लड़की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी भी वो क्या सोचते हैं कि हमारे घर में जो महिला आएगी वो ज़्यादा पढ़ी हुई आएगी तो ज़्यादा नखरे करेगी, ठीक है, तो वो कैसी होनी चाहिए, कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसको घर का ही काम करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी वही मानसिकता बनी हुई है लोगों की कि लड़की या महिला जो है वो घर के दायरे तक ही सीमित रहे, ये उनकी धारणा बनी हुई है। ठीक है, तो उन लोगों पर लेखक ने, जगदीश चंद्र माथुर ने व्यंग किया है। और क्या बताया, इस शीर्षक की सार्थकता, ये जो शीर्षक है इस एकांकी का शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। ये जो टाइटल दिया गया है इसकी ये सही है या नहीं है, इस टाइटल की सार्थकता बताई गई है कि रीढ़ की हड्डी के बारे में क्या कहा गया है। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के बारे में कहा गया है। ये जो टॉपिक है, ये जो टाइटल है वो संक्षिप्त है, छोटा है, सार्थक है, मीनिंगफुल है, यानी रीढ़ की हड्डी के बारे में बताया गया है। और ये रोचक है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब जैसे ही हम इस नाम को देखते हैं तो रोचक, इंटरेस्टिंग हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है कि किसके बारे में बताया जा रहा है, रीढ़ की हड्डी। और जिज्ञासात्मक है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या एक बात, नई बात बताई जाएगी। और ये व्यंग्यात्मक है, व्यंग भी किया गया है। और ये कमजोर चरित्र वाले और व्यक्तित्वहीन वर्ग के बारे में बताया गया है। इस एकांकी का जो मुख्य पात्र जो है, कह सकते हैं मुख्य पात्र जो उमा है, उस उमा के विवाह के लिए जो लड़का आता है, शंकर आता है, वो शंकर कैसा है, उसकी कमर झुकी हुई है,
ठीक है ना। तो उसकी जो कमर झुकी हुई है, उसकी रीढ़ की हड्डी में बैंड है, उसका शरीर, उसके शरीर में भी प्रॉब्लम है, शरीर भी उसका झुका हुआ है, शरीर भी उसका गिरा हुआ है, और उसका कैरेक्टर भी गिरा हुआ है, उसका चरित्र का भी पतन हो चुका है उसका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस टाइटल के माध्यम से, इस रीढ़ की हड्डी नामक शीर्षक के माध्यम से ये बताया गया है कि कहाँ एकांकी की मुख्य पात्र जो उमा है, उसको जो लड़का देखने आता है उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, अर्थात वो ठीक प्रकार से सक्षम नहीं है, खड़े होने में भी सक्षम नहीं है, वो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसका वो शारीरिक दृष्टि से भी झुका हुआ है, गिरा हुआ है, और चारित्रिक दृष्टि से भी वो गिरा हुआ है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये इस शीर्षक से हमको पता लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है उमा की चारित्रिक विशेषताएं। ये कुछ प्रमुख जो पात्र हैं, उमा और शंकर, ये लड़की है और एक ये लड़का है, इन दोनों की चारित्रिक विशेषताएं समझेंगे। फिर लड़की के पिता, ये लड़की का पिता है, इनकी चारित्रिक विशेषताएं समझेंगे, और फिर लड़के के पिता की चारित्रिक विशेषताएं समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लड़की उमा। उमा की क्या विशेषता है कि ये आत्मविश्वासी है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस है उसको अपने आप पर, कि उसके पिताजी तो डरते हैं कि तुम नाप तोल कर बोलना, बिल्कुल ध्यान रखना कि गलती ना हो जाए, ठीक है। और तुम अपनी पढ़ाई को भी क्या छुपा कर रखना, मत बता देना कि मैं कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ, अगर तुम बता दोगे तो ये रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन उस लड़की को, उमा को अपने आप पर आत्मविश्वास था कि मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ठीक है, मैंने अच्छा पढ़ाई मैंने की है, तो मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है, और मेरा ये रिश्ता अगर वो ठुकरा भी देंगे तो मेरा और भी रिश्ता हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सब कामों में निपुण हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार उसमें आत्मविश्वास था, और वो सर्वगुण संपन्न थी। सर्वगुण का मतलब है उससे लड़के के जो पिता आते हैं, लड़का आता है, वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि आपको गीत संगीत आता है, पेंटिंग बनानी आती है, खाना बनाना आता है, तो वो सबका सिलाई वगैरह आती है, सब क्वेश्चंस का जवाब वो तसल्ली से देती है, और उनको सभी कलाओं में वो निपुण थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न थी वो। और प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव विचारों वाली, ठीक है, आगे से आगे बढ़ने वाली वो महिला थी या लड़की थी कह सकते हैं। और स्वाभिमानी थी वो, स्वाभिमान से जीने वाली थी, ठीक है ना, किसी के सहारे पर के लिए वो निर्भर नहीं थी कि मैं अपने पति के सहारे रहूंगी या किसी और के सहारे में रहूंगी, ठीक है ना। तो उसको वो जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर प्रकार से वो कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न थी वो, ठीक है। और स्पष्टवादी थी, और जब उसके लड़के के पिता ने हर प्रकार के क्वेश्चन उनसे किए तो उसने निर्भीक होकर जवाब दिया, और अंत में उस लड़के को भी कह दिया, लड़के को भी चैलेंज कर दिया कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, तुम्हारी तो जो है कमर झुकी हुई है, ठीक है, तुम्हारा शरीर भी ठीक नहीं है, ठीक है, और तुम्हारा चरित्र भी ठीक नहीं है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती हूँ, लड़के को बोल दिया, ठीक है। और उसने ये नहीं सोचा कि मैं लड़की हूँ, मेरा विवाह होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। वो क्योंकि वो अब नए विचारधाराओं को अपनाने वाली महिला है, आधुनिक समाज की वो महिला है, ठीक है, स्पष्टवादी है, जैसा उसको लगा उसने कहा लड़के से, और आधुनिक विचारों की वो समर्थक है। यानी कि पहले जो समाज था वो अलग प्रकार का था, अब जो समाज है उसमें चेंज आ गया है, बदलाव आ गया है, महिलाएं भी अब किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं, प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अपना पूर्ण योगदान दे रही है, ठीक है। तो उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी की दया की आवश्यकता नहीं है महिलाओं को, ठीक है ना। तो वो आधुनिक विचारों की वो समर्थक है, ठीक है ना। तो ये सारे गुण उनमें, उस लड़की में, उस उमा में हैं,
इसलिए इस कहानी की मुख्य पात्र हम उमा को कह सकते हैं। इस कहानी की मुख्य पात्र कौन है? उमा है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे शंकर। शंकर कौन है? उसको देखने जो लड़का आता है, उससे विवाह की बातचीत करने जो लड़का आता है वो शंकर है। शंकर की क्या बात बताई गई यहाँ पे कि वो व्यक्तित्वहीन है, उसका जो पर्सनैलिटी है वो ठीक नहीं है, वो ठीक प्रकार से खड़ा भी नहीं हो सकता है, उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी हुई है, ठीक है, उसको ठीक प्रकार से खड़ा नहीं हो सकता वो। और दूसरा है चरित्रहीन, उसका चरित्र भी गिरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल में, ठीक है, उसको वो मिला था, ठीक है, वो इधर उधर चक्कर लगाता रहता था, ठीक है, अपने कार्य पे उसका ध्यान नहीं था, तो उसको गर्ल्स हॉस्टल में भी उसको बहुत मार पड़ी थी, पिटाई पड़ी थी। तो ये कह सकते हैं कि वो चरित्रहीन है और व्यक्तित्वहीन वो है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से हमें किसको माना है? इस एकांकी का मुख्य पात्र उमा को एकांकी का मुख्य पात्र हमने माना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लड़की का पिता कौन है? राम स्वरूप जी हैं। राम स्वरूप जी के बारे में क्या कहा गया कि ये मध्यम परिवार से संबंध रखते हैं, मध्यम वर्ग से, और फिर भी मध्यम वर्ग के हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, स्त्री को, महिलाओं को शिक्षा दिलाने के वो पक्ष में हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को शिक्षा दिलवाई, उसको पढ़ाया कि हाँ पढ़ना तो चाहिए, अब टाइम चेंज हो गया है, अब महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए। तो उसने अपनी बेटी को, उमा को ग्रेजुएशन करवाया, कॉलेज तक पढ़वाया, ठीक है। लेकिन राम स्वरूप में एक कमी भी है। वो कौन सी कमी है कि वो जब लड़की की विवाह जब वो करने लगे और उनके घर पर लड़के का पिता आया, मतलब गोपाल प्रसाद जी आए, तब उन्होंने क्या किया, उस अपनी लड़की की पढ़ाई की बात को वो छुपाना चाहते थे, ठीक है। क्यों छुपाना चाहते थे? क्योंकि ये गोपाल प्रसाद जी नहीं चाहते थे कि लड़की जो हो वो ज़्यादा पढ़ी हुई हो। तो इसलिए राम स्वरूप जी ने क्या किया, उसकी पढ़ाई की बात को वो दबाना चाहते थे, छुपाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये बात उनकी गलत है कि स्त्रियों को पढ़ा दिया वो तो अच्छी बात है, ठीक है, अपनी बेटी को पढ़ाया तो अच्छी बात है, लेकिन आज के समय में स्त्री को कमजोर समझना, और उन्होंने ये सोचा कि मेरे घर में बेटी है और बेटी वाले को तो हमेशा झुकना ही पड़ेगा, ये उनकी जो बात है वो सर्वथा अनुचित है, ठीक है। तो राम स्वरूप जी ने क्या किया, पुत्री को शिक्षा दिलवाई, लेकिन अपनी पुत्री की शिक्षा को भी वो छुपाना चाहते थे क्योंकि वो एक लड़की के पिता थे। तो ये मानसिकता जो उनकी है इसको हम गलत मानेंगे। नेक्स्ट है लड़के का पिता कौन है? गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद जी कैसे हैं? चालाक किस्म के हैं, हर बात में वो फायदा देखने वाले हैं कि इससे मुझे किस प्रकार का फायदा होगा। वो रिश्ते में भी क्या देख रहे हैं, लड़के का विवाह कर रहे हैं, लड़की देखने वो गए हैं, तो उस बात में भी वो क्या देख रहे हैं कि इससे मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो रिश्ते में भी वो क्या ढूंढ रहे हैं, अपना बिजनेस ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अपना फायदा देख रहे हैं कि कितना मुझे फायदा होगा। वो चालाक हैं, सुशिक्षित हैं, अच्छे पढ़े हुए हैं, वकील हैं, जाने माने वकील हैं वो, ठीक है, परंतु वो रूढ़िवादी विचारधारा को रखने वाले हैं। रूढ़िवादी मतलब पुरानी मानसिकता है उनकी। पुरानी मानसिकता मतलब जो पहले चली आ रही है कि महिलाओं को घर तक ही सीमित रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, उनको पढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो मान्यताएं, जो पुरानी मान्यताएं हैं बहुत पुराने समय की, तो वो उन्हीं को ही लेकर वो चल रहे हैं। आधुनिक समाज में भी वो क्या कर रहे हैं, लड़की उनको चाहिए, वो कैसी चाहिए, वो कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ठीक है ना। और वो विवाह को क्या मान रहे हैं, बिजनेस वो मानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने प्रमुख बातें इस चैप्टर के बारे में समझी हैं, ठीक है ना। तो ये एकांकी है, रीढ़ की हड्डी, इसमें हमने बात की कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में, फिर इसका उद्देश्य समझा। उद्देश्य क्या है
कि जो दिखावा जो किया गया है, लड़की को सम्मान देने के बारे में जो कहा गया है, लेकिन वास्तव में दिया नहीं जाता, इस दिखावे के ऊपर व्यंग किया गया है। फिर हमने इस टॉपिक यानी टाइटल के बारे में बात की कि ये जो रीढ़ की हड्डी है ये टाइटल कैसा है, तो हमने ये समझा संक्षिप्त है, सार्थक है, रोचक है, ठीक है। फिर यहाँ हमने बात की कि उमा इस एकांकी की मुख्य पात्र है, क्योंकि उसमें ये सब विशेषताएं हैं, आत्मविश्वासी, सर्वगुण संपन्न, ये सब विशेषताएं उसमें हैं। फिर हमने बात की कि ये राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद के बारे में, तो राम स्वरूप भी क्या है, उनमें कुछ अच्छे गुण हैं, जैसे उन्होंने पुत्री को शिक्षा दिलवाई। लेकिन पूछा जाएगा कि राम स्वरूप में से और गोपाल प्रसाद में आप किसके आचरण को उचित मानते हैं, तो हम कहेंगे कि आचरण गोपाल प्रसाद जी का बिल्कुल बेकार है। किस प्रकार? क्योंकि वो विवाह को भी बिजनेस समझ रहे हैं, महिलाओं को वो घर तक ही सीमित रखना चाहते हैं, तो गोपाल प्रसाद का आचरण बिल्कुल बेकार है, ठीक है। लेकिन ये राम स्वरूप जी का आचरण भी हमें क्या लगा, थोड़ा बेकार लगा, उनमें कमी लगी। क्यों? क्योंकि वो पुत्री को शिक्षा तो दिलवा रहे हैं, लेकिन वो पुत्री की शिक्षा को छिपाना भी चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक लड़की के पिता हैं, इसलिए वो अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसी मानसिकता उनकी गलत है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों का आचरण ही गलत है, ठीक है। तो आगे हम अगले भाग की बात हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।